हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राज स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यहाँ पर सीकर आंदोलन, जो कि राजस्थान में हुए किसान आंदोलन के अंतर्गत है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज का ये जो टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये राजस्थान की सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक रहेगा। यानी कि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आरएस ले लो, फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, सभी में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सीकर आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन क्यों हुआ? तो हमें पता है सीकर किसान आंदोलन यानी किसान आंदोलन मुख्यतः इसलिए होते थे कि यहाँ के जागीरदार या सामंत किसानों पर अत्यधिक लाग बाग लगा देते थे। यहाँ पर इनसे लगान ऊंची दरों पर वसूल किया जाता था और ऐसा ही सीकर ठिकाने में हुआ, क्योंकि यहाँ के जो पुराने राव राजा थे उनकी मृत्यु के बाद नए राव राजा कौन बने? कल्याण सिंह। और इन्होंने जब ये गद्दी पर बैठे, ये नए सीकर ठिकाने के नए राव राजा बने, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बड़े स्तर पर समारोह किए, उनमें अत्यधिक खर्चा हुआ और उस खर्चे की भरपाई के लिए इन्होंने भू राजस्व में 25 से लेकर 50% तक की वृद्धि कर दी और इससे यहाँ के किसानों में विद्रोह की भावना उठी। लेकिन कल्याण सिंह ने कहा कि हम जो हमारे वो खर्चे हुए हैं सम्मेलनों में, उस खर्च की वसूली के लिए कर रहे हैं और 1 साल के बाद इनमें फिर से रियायत दे दी जाएगी। और फिर 1923 में जब राव राजा से इन रियायतों के बारे में कहा गया तो उन्होंने इन करों में रियायत या छूट देने से मना कर दिया। और यहाँ पर किसान इस बात से भड़क गए कि भाई आपने ऐसा कहा था और आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण के नेतृत्व में इन किसानों ने विरोध करना शुरू किया। और साथ ही साथ यह किसान आंदोलन लंदन के एक समाचार पत्र है डेली हेराल्ड में, इसमें भी इस किसान आंदोलन से संबंधित लेख छपे और इस समाचार पत्र ने किसानों के समर्थन में लेख लिखे। और 1925 ईस्वी के आसपास ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस किसान आंदोलन की चर्चा हुई और यहाँ पर लिचेस्टर के पश्चिमी भाग से लेबर पार्टी के एक सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस, इसने किसानों का समर्थन किया। 1925 में ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लिचेस्टर यानी पश्चिम में लेबर पार्टी के सदस्य सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। इसने भी इस आंदोलन को प्रगति प्रदान की थी। और आगे देखते हैं, यहाँ के इन किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने एक पेथोना नामक स्थान पर एक धार्मिक सभा रखी और वहां पर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया गया। जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया गया और फिर बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 ईस्वी को सीकर में, बसंत पंचमी के दिन 20 जनवरी 1934 में सीकर में यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में यज्ञ संपन्न कराया गया। और ये यज्ञ को संपन्न कराने के बाद क्या करना चाहते थे? ये किसान यज्ञपति कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन इससे एक दिन पूर्व रात्रि में यहाँ के सामंत या जागीरदार कल्याण सिंह के सेवकों ने उस हाथी को चुरा लिया और जिससे यहाँ के किसानों में विद्रोह उत्पन्न हुआ। और इसके चलते यहाँ के एक किसान नेता है छोटू राम, इन्होंने जयपुर के महाराजा को तार लिखकर सूचित किया, अगर आपने हमारे हाथी को नहीं लौटाया तो आपको बहुत बड़े स्तर पर परिणाम भुगतने होंगे जो आपकी रियासत के लिए अच्छे नहीं होंगे। यह खबर पढ़कर जयपुर महाराजा ने यहाँ के राव राजा कल्याण सिंह को निर्देश दिए और यहाँ के जागीरदार ने इन्हें हाथी वापस लौटाए और वह भी सजाकर लौटाए। यानी इन्होंने खुद इस जुलूस में भाग लिया और यहाँ के किसानों का समर्थन किया। और
यह जो यज्ञ था यह 20वीं शताब्दी में राजपूताने में होने वाला सबसे बड़ा यज्ञ था। जो ये जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था यह 20वीं शताब्दी में राजपूताने में होने वाला सबसे बड़ा यज्ञ था। अब आगे देखते हैं। यह आंदोलन चल ही रहा था कि सीहोर जो कि सीकर के आसपास है, सियोट में ठाकुर मान सिंह हैं। सियोट के ठाकुर मान सिंह ने एक गांव था सोत्या का पास, वहां पर वहां की किसान महिलाओं से दुर्व्यवहार किया और जिसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल में एक महान सम्मेलन किया गया। क्योंकि यहाँ पर ठाकुर मान सिंह ने जो कि सोत्या के वास में किसान महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था, इसके विरोध में चलते 25 अप्रैल 1934 को श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में कटराथल में एक महान सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन को रोकने के लिए सरकार ने धारा 144 लगा दी ताकि यह सम्मेलन संपन्न ना हो सके। और इस सम्मेलन में कई महिलाओं ने भाग लिया, उनमें प्रमुख थी दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी जोशी व उत्तमा देवी। तो देखो यहाँ पर इस सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं ने उच्च स्तर पर भाग लिया, बड़े ही स्तर पर। यह पहला आंदोलन था जहां पे महिलाओं ने इतने बड़े स्तर पर भाग लिया। अब आगे देखते हैं। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारी भूमि कर या लगान वसूलने कुद्दन नामक गांव में गए, यह भी सीकर के पास है, तो वहां एक वृद्ध महिला धापी ने इस लगान या भू राजस्व को देने से मना कर दिया। और जब इस वृद्ध महिला ने मना किया तो यहाँ के किसानों ने भी इसका समर्थन किया और इस समर्थन के कारण यहाँ की स्थिति बिगड़ गई और भू राजस्व अधिकारियों ने पुलिस कार्रवाई करवाई, जिसके तहत चेताराम, टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम गोलीबारी में शहीद हो गए। कौन से 4 व्यक्ति? चेताराम, टीकूराम और तुलसाराम और आसाराम, ये चारों व्यक्ति शहीद हो गए। और फिर यह एक बार फिर इस आंदोलन की चर्चा कहाँ हुई? ब्रिटिश संसद में हुई। और 1935 के अंत में आते आते यहाँ के किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई और यह आंदोलन हम माने तो एक अच्छे स्तर पर एक सफल आंदोलन कह सकते हैं। और यहाँ पर जो इस आंदोलन का नेतृत्व किया उनमें प्रमुख कौन थे? यहाँ पर थे सरदार हरलाल सिंह, पन्ने सिंह बाटराना वाले, हरू सिंह पलथाना वाले, गोरू सिंह कटराथल वाले, ईश्वर सिंह बेरूपुरा वाले, लेखराम कसावली वाले व पृथ्वी सिंह घोटड़ा वाले। अब देखो यहाँ पे इस आंदोलन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सीकर आंदोलन में महिलाओं ने एक बड़े स्तर पर भाग लिया। और इसकी प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं? इसकी प्रमुख घटनाएं कौन सी? देखो फ्रेंड्स, एक तो है 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का आयोजन होना, बसंत पंचमी के दिन यहाँ पे 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ होना, और फिर 25 अप्रैल 1934 को श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में कटराथल में एक सम्मेलन आयोजित करना, और फिर 25 अप्रैल 1935 को कुद्दन में वृद्ध महिला दापी ने जब भू राजस्व या लगान वसूलने में विरोध किया तो यहाँ के किसानों ने उसका साथ दिया और यहाँ पर गोलीबारी में चेताराम, टीकूराम, तुलसाराम व आसाराम शहीद हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आंदोलन। अब यहाँ पे देखो बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन जो कि चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में हुआ था और यह 1921 में प्रारंभ हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था और यहाँ पर भी बिजोरिया किसान आंदोलन की तरह धाकड़ जाति के लोग अत्यधिक संख्या में शामिल थे। और इस आंदोलन में या यहाँ के किसानों में जागृति पैदा करने के लिए राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी व माणिक्य लाल वर्मा ने अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक उच्च स्तर पर इन किसानों में जागृति पैदा की और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। अब देखते हैं आगे। 1921 में मेनाल में भैरवकुंड नामक स्थान पर बेंगू के किसान एकत्रित होकर सभा कर रहे थे और यहाँ यह बिजोलिया के किसान आंदोलन में
पथिक से बड़े ही ज्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने पथिक से राय ली और इस आंदोलन को उच्च स्तर पर बढ़ाना चाहा। लेकिन यहाँ पथिक ने कहा कि मैं इस आंदोलन को नहीं संभाल सकता, और इसी के साथ चलते इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी को सौंप दिया गया। तो पथिक ने इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में सौंपा? राम नारायण चौधरी के हाथों। और इसी आंदोलन के चलते 2 वर्ष के बाद बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों की मांगे मान ली और उसने एक समझौता किया। लेकिन उस समझौते को मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट यानी कि अंग्रेज सरकार ने मानने से मना कर दिया, अर्थात यहाँ पे इसका विरोध हुआ और इस समझौते को बोल्शेविक आंदोलन की संज्ञा देते हुए इस समझौते को खारिज कर दिया। तो बेंगू के ठाकुर रावत सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ था उसे मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा देते हुए इस समझौते को खारिज कर दिया। और आगे फिर अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया और नजरबंद करके ठिकाने पर मुनसरमात बैठा दी। और इसके चलते यहाँ पर इस आंदोलन की या बेंगू किसान आंदोलन का पूरी तरह इसका लेखा जोखा करने के लिए, इसकी समस्या को हल करने के लिए एक ट्रेंच आयोग की स्थापना की गई। और यहाँ पर मिस्टर ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने यहाँ के गोविंदपुरा के किसानों से अपना निर्णय लेने के बाद गोविंदपुरा के किसानों से वार्ता की और कहा कि आप अपने धरने से हट जाएं, अब आप आंदोलन ना करें, यहाँ पे एकत्रित एक साथ ना हमें। लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ पे मिस्टर ट्रेंच ने यह भी कहा था अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो हमें जबरन आप पर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन इस बात का किसानों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और जिसके चलते 13 जुलाई 1923 को सैन्य कार्रवाई की गई, पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें रूपाजी व करपाजी धाकड़ नामक 2 व्यक्ति शहीद हो गए। 13 जुलाई 1923 में रूपाजी व करपाजी धाकड़ शहीद हो गए। और फिर जब यह आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो रहा था तो पथिक ने गुप्त रूप से बेंगू पहुंचकर यहाँ के किसानों का मनोबल बढ़ाना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हो सके और 10 सितंबर 1923 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर पथिक को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के चलते बेंगू किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया और यह एक किसान आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हो सका। अब आगे देखते हैं बरड़ किसान आंदोलन। इसका कार्यक्षेत्र था बूंदी। बरड़ किसान आंदोलन का कार्यक्षेत्र था बूंदी। तो बूंदी राज्य के बरड़ किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 में इस आंदोलन का श्री गणेश कर दिया, अर्थात इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसने राजस्थान सेवा संघ के एक कार्यकर्ता थे नैनूराम शर्मा ने बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और इसे आगे बढ़ाया। और 2 अप्रैल 1923 को नैनूराम की अध्यक्षता में एक डाबी गांव में किसानों की सभा हो रही थी। नैनूराम की अध्यक्षता में 2 अप्रैल 1923 में डाबी नामक गांव में किसानों की सभा हो रही थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक इकाराम हुसैन ने गोलियां चलाई और जिसके चलते नानक जी भील व देवलाल गुज्जरे शहीद हो गए। तो आपको बता दें डाबी कांड या डाबी गांव हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो आप कहेंगे बरड़ किसान आंदोलन से। 2 अप्रैल 1923 डाबी गांव में हो रही किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इकाराम हुसैन ने गोलियां चला दी, जिसमें नानक जी भील व देवलाल गुज्जर शहीद हो गए। और अब आगे देखते हैं 27 सितंबर 1925 में राजस्थान सेवा संघ ने हाड़ौती शाखा का मुख्य बनाया नैनूराम शर्मा को और यहाँ पर सभी समस्याओं को हल करने के लिए नैनूराम को अधिकृत किया गया। और यहाँ पर नैनूराम का कार्य था यहाँ की जो भी किसानों की समस्याएं हैं उनसे सरकार को अवगत
कराया जाए। और इसके चलते आगे 1927 में राजस्थान सेवा संघ अपनी आंतरिक गतिविधियों से या आंतरिक मतभेदों के कारण राजस्थान सेवा संघ बिखर गया या टूट गया 1927 में। और राजस्थान सेवा संघ के टूटने के साथ ही बरड़ किसान आंदोलन भी बंद हो गया। यहाँ पे बंद हो गया क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ के ही कार्यकर्ता इस आंदोलन को चला रहे थे। और जब 1927 में राजस्थान सेवा संघ ही बिखर गया तब इस आंदोलन का आगे नेतृत्व कौन करेगा? तो 1927 में जब राजस्थान सेवा संघ का विघटन हो गया तो उसके साथ ही बरड़ किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है नीमूचाणा किसान आंदोलन। नीमूचाणा किसान आंदोलन जो कि अलवर क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो, अलवर में सूरों को मारने पर प्रतिबंध था। यहाँ पे अलवर में सूरों को मारने पर प्रतिबंध था और ये सूअर किसानों की फसल बर्बाद कर देते थे। और सूरों के इस उत्पात से दुखी होकर 1921 में अलवर के किसानों ने आंदोलन कर दिया और जिसके चलते महाराजा को, यहाँ के महाराजा को झुकना पड़ा और सूअरों को मारने की इजाजत दे दी गई। तो यहाँ पे जो ये किसान आंदोलन हो रहा था ये लगभग सफल रहा। लेकिन फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे फिर क्या हुआ? अलवर में 1922 में तीसरा भूमि बंदोबस्त यहाँ पे लागू हो गया, जिससे क्या है कि भू राजस्व की दरें चेंज हो गई। और तीसरा भूमि बंदोबस्त 1923-24 में लागू हुआ, जिसके तहत भू राजस्व की नई दरें लागू हुई। और इस नए बंदोबस्त से पूर्व, जब ये नया बंदोबस्त तीसरा भूमि बंदोबस्त नहीं लगा था, उससे पूर्व राजपूत व ब्राह्मणों से अन्य किसानों या अन्य जातियों के चलते भू राजस्व कम लिया जाता था। लेकिन जब यह नई तीसरा बंदोबस्त आया, इसमें इन जातियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अर्थात किसान या जो अन्य जातियां थी उनके बराबर ही राजपूत व ब्राह्मणों को भू राजस्व या लगान देनी होगी। और इसके चलते इन राजपूतों एवं ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। और यहाँ में विरोध में मुख्यतः कौन थे? मुख्य भूमिका राजपूतों की रही। और इसके चलते अलवर के बानसूर तहसील एवं थाना गाजी का थाना में राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के खिलाफ आवाज उठाई और इन्होंने रेजिडेंट से इसकी शिकायत की, जिससे महाराजा जयदेव सिंह अत्यधिक क्रोधित हो उठे और इन्होंने यहाँ के किसानों को सबक चखाने के लिए यहाँ के सेना कमांडर छज्जू सिंह को यह आदेश दे दिया कि अगर कोई हमारे खिलाफ बगावत करे तो उसे मार दिया जाए। और इसी के तहत 14 मई 1925 में जब अलवर की बानसूर तहसील में नीमूचाणा नामक गांव में यहाँ के किसान इन बढ़ी हुई लाख बागों के खिलाफ सभा कर रहे थे, तो यहाँ के राज्य सेना कमांडर छज्जू सिंह ने इन पे गोलियों की बौछार कर दी और जिसके चलते 156 व्यक्ति यहाँ पे मारे गए व 600 व्यक्ति घायल हो गए। तो देखते हैं महाराजा जयदेव सिंह यहाँ पे क्रोधित हो गए, जिसके चलते यहाँ पे फिर क्या हुआ? यहाँ पे 14 मई 1925 को अलवर की बानसूर तहसील के नीमूचाणा गांव में जहां पर किसान सभा कर रहे थे इन नए बंदोबस्त व भू राजस्व की बढ़ी हुई लगानों के खिलाफ, तो वहां पर छज्जू सिंह ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और यहाँ पे इन पे गोलियों की बौछार कर दी, जिसके चलते 156 व्यक्ति मारे गए एवं 600 व्यक्ति घायल हो गए। और फिर एक रियासत नामक समाचार पत्र में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी कर दी थी। और महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गई। इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गई और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया कि इसमें उससे भी अधिक उच्च स्तर पर कत्लेआम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में प्रजामंडल। तो यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन की आवश्यकता यह पड़ी कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उनमें देशी रियासतों का सहयोग होना चाहिए था। अगर देशी रियासतों का सहयोग हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं होता तो राष्ट्रीय आंदोलन
व्यापक स्तर पर नहीं फैल पाते, और जिसके चलते हमें प्रजामंडल आंदोलन या प्रजामंडलों की स्थापना करनी पड़ी। अब हम देखते हैं प्रजामंडल हैं क्या। क्या है प्रजामंडल? तो देखो, देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए वह सामंती अत्याचारों व शोषण का विरोध, और देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना, और देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन बनाए गए, यानी कि इन उपरोक्त कार्यों को करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए उन्हें ही प्रजामंडल कहा। जनता का समूह है, जनता का समूह है। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन, सामंती अत्याचारों के खिलाफ विरोध, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति व देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित है उन्हें ही प्रजामंडल कहा गया। और फिर 1920 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित किया। 1920 में जब कांग्रेस ने देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित किया, इससे राजपुताने के जो राष्ट्रवादी लोग थे उनमें मायूसी की लहर दौड़ी। उन्होंने कहा कि आप हमें राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते। और फिर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब देखो यहां पे क्या हुआ, तो वहां पे 1920 में देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया, और जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हो गई। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नामक संस्था की स्थापना हुई, और इसका प्रथम अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 को बंबई के दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 को बंबई के दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, और इस संस्था की कार्यकारिणी समिति में राजस्थान के 7 सदस्य शामिल थे। इस संस्था की कार्यकारिणी समिति में राजस्थान के 7 सदस्य शामिल थे, जिनमें हैं नैनूराम कोटा, नैनूराम शर्मा जो कोटा से संबंधित हैं, और फिर शंकरलाल शर्मा जो अजमेर से संबंधित है, फिर हैं जय नारायण व्यास व कन्हैयालाल कलयंत्री जो कि जोधपुर से, और रामदेव पोदार व बालकिशन पोदार बीकानेर से, एवं त्रिलोक चंद माथुर जो कि करौली से संबंधित हैं। और इस संस्था के उपाध्यक्ष कौन थे? श्री विजय सिंह पति को इस संस्था का उपाध्यक्ष चुना गया था, और राम नारायण चौधरी को राजस्थान व मध्य भारत के प्रांतीय सचिव के रूप में चुना गया। राम नारायण चौधरी को राजस्थान व मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुना गया। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, अर्थात शांतिमय रूप से यहाँ पर उत्तरदायी शासन की या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, जो कि यहाँ के किसानों की, यहाँ के जनता की भलाई के बारे में सोच सके। नेक्स्ट देखते हैं। और जब 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जो कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ, तो इस हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित हो गया, और इसी के चलते प्रजामंडलों की व्यवस्था लागू की गई। इसी सम्मेलन में यह कहा गया कि अब देशी रियासतें भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले सकती हैं, और केंद्र सरकार या कांग्रेस भी इन देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर पाएगी। तो देखते हैं, अब यहां से प्रजामंडलों का सिलसिला शुरू हो गया, और इन प्रजामंडलों की स्थापना का महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? इन्होंने महिलाओं को बड़े स्तर पर, इनमें महिलाओं ने बड़े स्तर पर भाग लिया, और ये भी अपने घर की चार दीवार से बाहर आई, और इन्हें पुरुषों के बराबर खड़ा होने का मौका मिला। यानी कि प्रजामंडलों ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किए, और इसी के चलते उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी
नारायणी देवी ने अपने 6 माह के पुत्र को गोद लिए जेल गई, जो यह दर्शाता है कि यहाँ इन आंदोलनों में महिलाओं ने भी पुरुषों के बराबर सहयोग दिया था। और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने या यहाँ के कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुधार, शिक्षा में प्रसार, बेकार उन्मूलन और दलित आदिवासियों के उत्थान पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। और इन आंदोलनों का साथ साथ यह भी एक उद्देश्य था कि राजशाही और सामंती शोषण में दबी राजस्थान की जनता में राजनीतिक जागृति पैदा की जाए। राजशाही और सामंती शोषण से दबी जो जनता है उसमें राजनीतिक जागृति पैदा की जाए और उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया जाए। तो अब देखते हैं कि इसी समय कई प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये मैंने कुछ मुख्य मुख्य प्रजामंडल लिख दिए हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, जो कि जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी द्वारा की गई। फिर है हाड़ौती प्रजामंडल, जो कि 1934 में हुआ और इसके किसकी अध्यक्षता में? नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई। फिर है मारवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 में हुई, जो कि जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद द्वारा 1936 में की गई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद की अध्यक्षता में 1936 में हुई। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना फिर से पंडित नैनूराम शर्मा ने 1939 में की। और इससे पहले नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना 1934 में की थी। और अब देखते हैं इधर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 1938 में हुई। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण शर्मा की अध्यक्षता में 1938 में हुई। और ऐसे ही शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा द्वारा 1938 में की गई। और फिर है जैसलमेर प्रजामंडल और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में की गई। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास की अध्यक्षता में की गई। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा 3 या 4 तो किसान आंदोलन, जिनमें है सीकर किसान आंदोलन, पेंगू किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन और नीमूचाणा किसान आंदोलन। साथ ही साथ देखा हमने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन और एवं इनकी स्थापना क्यों हुई, इनके क्या उद्देश्य थे। तो अगर आपको इनसे संबंधित कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।